हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की इजी के चैप्टर्स की वीडियो लाने वाला हूं, तो आज केमिस्ट्री की वीडियो आ गई है। इस वीडियो में देखेंगे कि हम लास्ट के 15 दिन में ऐसे कौन से चैप्टर्स कर ले जिससे हमारे आखिरी के दिनों में 40 से 60 नंबर आ जाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ रिसोर्सेज भी शेयर करने वाला हूँ और उन चैप्टर्स को कैसे करना है, कितना पढ़ना है, वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, लिखा हुआ है इजी किल टॉपिक फॉर जेईई मेंस 2021 केमिस्ट्री। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, मैं जो भी चैप्टर्स बताऊंगा अगर आप वो ढंग से करके चले जाते हो तो आप इन बचे हुए 15 दिन में आसानी से 40+ मार्क्स ला सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसे तो क्लास 11 का चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाद में बताऊंगा क्यों। अभी आपको इस चैप्टर का सिर्फ पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 कहाँ से? जहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शुरू होता है। ये दो कॉन्सेप्ट्स के जो मैंने नाम बताए, इसमें आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार और थोड़े बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते। जैसे फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी, और हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू h/4 पाई। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते और बेसिक क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो अगर मेंस में इससे क्वेश्चन आता है तो आप इजीली निकाल पाएंगे। इस चैप्टर से हमें मेन क्या करना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर से मेन हमें करना है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर जैसे आपने पढ़ा ही होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। आपको ये चारों क्वांटम नंबर्स को ध्यान से पढ़ना है और जिसकी ग्राफ्स की क्वेश्चन है, जैसे 1s 2s 3s का ग्राफ, इसके ग्राफ्स देख के जाना है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और उसके बाद आपको नोट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए कि रेडियल नोट कैसे निकालते हैं, एंगुलर नोट कैसे निकालते हैं। अगर आप इस चैप्टर में इतना कर लेंगे तो आप ईजिली यहाँ से 4 नंबर ला पाएंगे। अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक मेन टॉपिक पे ध्यान देना है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे जाते हैं। उसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक पूछ लेता है और बॉन्ड ऑर्डर्स के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो आप एमओटी और एमओसी ध्यान से कीजिए। और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, वो तो आपको निकालने आनी चाहिए। उसके फ्यू ट्रिक्स भी होते हैं। अगर आप वो ट्रिक्स की वीडियो देख लेंगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 2 चैप्टर्स हो गए। अगर आप ये 2 चैप्टर्स करके जाएंगे तो आपके 8 नंबर कहीं नहीं गए। तीसरा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये भी हमारा क्लास 11 का चैप्टर है। वैसे तो ये एनसीईआरटी में बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों को मिक्स करके समझाया हुआ है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, हमें सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम करके जाना है। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, बस केपी केसी के ऊपर क्वेश्चन और गिव्स एनर्जी डेल्टा जी वाले क्वेश्चंस हमें देख के जाने हैं। और ली चैटली प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो समझ लेंगे तो आप आसानी से उसके क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। लेकिन आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में नहीं जाना है, वो काफ़ी मुश्किल और बड़ा चैप्टर है। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने 4th चैप्टर पे, जो कि है लिक्विड सॉल्यूशंस। ये क्लास 12 का चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट्स है। आप उनके फॉर्मूले देख लेते हो और थोड़े बेसिक प्रैक्टिस कर लेते हो तो आसानी से क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। 3 कॉन्सेप्ट इसमें कौन कौन से? एक है हेनरी लॉ, दूसरा है रॉल्स लॉ और तीसरा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि 4 टाइप्स की होती है। तो आप इसके फॉर्मूले देख लीजिए। और इसके पहले बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद मैंने अब तक जितने भी ये 4 चैप्टर बताए हैं, जितने भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स बता रहा हूँ, उनके पास आप PYQs लगाते जाइए, आप आराम से मेंस में क्वेश्चन बना देंगे। सिमिलरली गोज फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमारा क्लास 12 का चैप्टर है। इसमें आपको पहले, अगर आपको फॉर्मूले याद है और आपने बेसिक प्रैक्टिस कर रखी है, आप पहले अपनी बेसिक प्रैक्टिस एनसीईआरटी से कर लीजिए और फॉर्मूले की एक शीट पे लिख के रख लीजिए। तो फिर आप अगर मेंस के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाएंगे तो आप मोस्टली क्वेश्चन आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब तक मैं 5 चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ। आप सबसे एक एक क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है और क्वेश्चन आता भी है इनसे एक एक क्वेश्चन। तो आराम से आप यहाँ से 5 4 जा 20 नंबर, तो यहाँ से आप आराम से ले आएंगे। तो अब हम आगे मूव करते हैं। अगला हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। सेम वो चैप्टर क्लास 12 का है। सेम जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए बताया, वही आपको करना है कि पहले आप इसके फॉर्मूलाज देख लीजिए, उसको एक शीट पे लिख लीजिए और पहले एनसीईआरटी की बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप इस चैप्टर से फैमिलियर हो जाए। और फिर बस PYQs में आपको ये ध्यान रखना है कि आप 2019 और 2020 के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखना है। 2018-17 नीचे के साल वाले क्वेश्चंस पे अभी इतना टाइम नहीं लगाना। 2019 और 20 करना कंपलसरी है। अब मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक लिख रखी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं फेवर नहीं करूँगा अगर आपने बिल्कुल भी ऑर्गेनिक अभी तक नहीं पढ़ी है, कि अब इन बचे हुए 15 दिन में आप करें। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर्स तो बहुत, क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच नहीं किया तो इसको अभी छूने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आती है और इसके क्वेश्चंस भी थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं।
तो अगर आपने नहीं कर रखा तो नहीं जाना है, मैंने लिख इसलिए रखा है। अगर किसी को आधी अधूरी भी ऑर्गेनिक आती है तो एक हल्का सा रिवीजन करके जा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन सेट आप एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर पाए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगी, 1-2 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो कि आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। आगे ये जो चैप्टर्स है, हलवा चैप्टर्स, मैंने इसको इसलिए नाम दिया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें से अगर इनमें से मोस्टली से एक एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आता भी है। अगर इसमें से क्वेश्चन आया मेंस में तो आपको मतलब ये क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है, चाहे पॉलीमर्स हो, चाहे एवरीडे लाइफ हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, मेटलर्जी हो एंड सरफेस केमिस्ट्री हो। मैं मानता हूँ उन चैप्टर्स में याद करने का बहुत ज़्यादा है, पूरे थ्योरी है, लेकिन इनका क्वेश्चंस बहुत ही इजी आता है। अगर मैं आपको पॉलीमर्स के कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल दूँ तो एक मेंस में ऐसा क्वेश्चन भी आ रखा है कि उसने 4 एग्जांपल दे रखे हैं, उनमें से पूछा है विच इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। एवरीडे लाइफ वैसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर आपको मेन इसमें याद करने का है। और इनमें से जो 5 चैप्टर दे रखे हैं, उनमें से 4 चैप्टर आप देखेंगे तो क्लास 12 के हैं, तो आपको याद अपनी क्लास 12 बोर्ड्स के लिए भी करना ही है, तो क्यों ना आप अभी ही याद कर लें, आप काफ़ी फेवर में रहेंगे। तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन मान के चले तो 5 4 जा 20, यहाँ से एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और यहाँ से हम 20 आ गए थे, तो 20 + 4 + 4 44 नंबर्स का भी हम ले आए हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब तक मेरे को उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम कुछ अपने एडिशनल टॉपिक्स पे। इसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हाइड्रोजन जो कि क्लास 11 का चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, लेकिन आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या प्रिपरेशन होती है H2 की, क्या क्या उसके रिएक्शंस है, H2 की क्या रिएक्शंस है, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ये क्वेश्चन करके जा सकते हैं, वो है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर आप देखेंगे तो NCERT में लास्ट में दिया हुआ है, 1 से 2 पेज में ख़त्म हो जाएगा। बस आप देख लीजिए कि टेम्परेरी हार्डनेस में कौन से कैटाइंस एनाइंस प्रेजेंट हैं, परमानेंट हार्डनेस में कौन से कैटाइंस एनाइंस प्रेजेंट है, और उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इतना, क्योंकि मेंस 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है, तो आप हाइड्रोजन में बस इतना कर दीजिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप ये कवर कर लेंगे। अगला हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है। इसमें आपको 2 चीज़ें आप कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक है टेबल, आप NCERT खोलेंगे तो शुरुआत में एक टेबल दी हुई है जिसमें 8 हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे रखे, जैसे मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, और उनकी ABC वैल्यू और इंटरफेशियल एंगल अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है। उसको आपको याद कर लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप उस टेबल को याद कर लीजिए, क्योंकि मेंस में उससे क्वेश्चन आता रहता है। और चैप्टर के एकदम लास्ट में फेरी, फेरो, पैरा, डाया और एंटी को समझाया हुआ है और उसके एग्जांपल्स है, तो आप एग्जांपल्स जरूर करके जाइएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी पॉलीमर्स में जैसे मैंने आपको समझाया, वैसे इसमें भी उस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगला चैप्टर है P ब्लॉक। P ब्लॉक में वैसे तो 6 ग्रुप्स हैं। अब आप सारे ग्रुप्स करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप 18 सबसे पहले करिएगा। ग्रुप 18 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रुप 18 कोई मतलब ग्रुप है ही नहीं, बहुत ही छोटा, और उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें, एक रिएक्शंस, और रिएक्शंस भी ज़्यादा नहीं है, 10-12 रिएक्शन है जो भी सिंपल है, जिसको आप ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। और दूसरा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन वैसे सबको निकालने आती होगी, इसकी फ्यू ट्रिक्स होती है, अगर आप वो देख ले तो आप हाइब्रिडाइजेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं। ग्रुप 15 लिखने की यहाँ पे ये वजह है, ग्रुप 15 में से बड़ा है, और मेन P ब्लॉक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ग्रुप 15 ही रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो अगर आप P ब्लॉक में ग्रुप 15 कर लेते हैं तो आप मेजर क्वेश्चन P ब्लॉक के बना पाएंगे, और ग्रुप 18 तो एक बोनस है, इसको छोड़ के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ऑर्गेनिक करने से मना किया, लेकिन ऑर्गेनिक में ही क्लास 11 की आप NCERT देखेंगे तो लास्ट चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये 3 से 4 पेजेस में दोनों टॉपिक एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि यहाँ से ये पढ़ के चले जाए, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो एकदम थ्योरी बेस्ड होगा और बहुत सिंपल होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने आपसे जितना डिस्कस किया, यहाँ तक हमारे 44+ मार्क्स बन गए थे। अगर हम यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन मान के चले तो आप इजीली 50 क्रॉस कर देंगे। और इन चैप्टर्स को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको पहले बेसिक प्रैक्टिस करने के बाद सीधा PYQs पे करना है, और ये सारे चैप्टर्स तो मोस्टली याद करने के हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस जैसे आपको पता है कि मैं अभी फिज़िक्स की भी ईजी किल टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं हमारा मॉडर्न फिजिक्स को ज़रूर ऐड करूंगा। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है पूरी, वो हमारी क्लास 11 की एटॉमिक स्ट्रक्चर से काफ़ी सिमिलर है। तो आप जब मॉडर्न फिजिक्स अपनी फिजिक्स में पढ़ेंगे तो अपने आप आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।
लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि ये चैप्टर्स को आप बहुत ही कम टाइम में करके जा सकते हैं और इन चैप्टर्स में आपको करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर आपको इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स चाहिए या फिर मैं सोच रहा हूँ इनकी एक ऑडियो बुक टाइप बना दूँ जिससे मैं चैप्टर्स को पूरा एक्सप्लेन कर दूँ 1 से 1.5 घंटे में, तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मैथ्स और फिजिक्स की वीडियो भी लाऊंगा और अगर आपको कोई और सजेशंस भी देने हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तब तक ले सी या हैव अ गुड डे एंड बाय।